नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। हेलो डॉक्टर में आज जो स्पेशलिस्ट हैं हमारे साथ, उनका नाम है डॉक्टर रूप शर्मा। महात्मा गांधी हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक आईसीयू के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है A1 टीवी पर। आजकल का जो समय हम देख रहे हैं उसमें ज़्यादातर हम ये मानकर चलते हैं कि रेस्पिरेशन से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स हैं वो बड़ों में ही होती है, जैसे कि अस्थमा हो गया या इसके अलावा जैसी और भी जो प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन आजकल बच्चों में भी ऐसी समस्याएं ज़्यादा बढ़ने लगी हैं, खासकर जब ये मौसम बारिश का हो। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये कैसे हम फाइंड आउट करें कि जो बच्चे हैं 18 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं उनमें ऐसी कोई प्रॉब्लम है और हमें डॉक्टर के पास जाना है। तो सबसे पहले आपने एक बहुत वैलिड पॉइंट बोला कि जो छोटे बच्चे हैं जिसमें ये समस्याएं पहले के कंपैरिजन में काफ़ी बढ़ गई हैं। मोस्टली ये समस्याएं सीजनल होती हैं, जैसे बरसात के सीज़न में हम ज़्यादा निमोनिया के केसेस देखते हैं, सर्दियों में हम ज़्यादा निमोनिया के केसेस देखते हैं, जिसका सबसे प्राइमरी कारण ये है कि जिस वजह से निमोनिया होता है, जो इन्फेक्शन के कीटाणु होते हैं वो इस मौसम में ज़्यादा पनपते हैं और ज़्यादा पनपने की वजह से बच्चों में एक बार जाता है और उसके बाद निमोनिया पैदा कर देता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पेरेंट्स के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि कब आपको तैयार रहना है कि ये बच्चा निमोनिया का है या फिर ये नॉर्मल सर्दी खांसी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर पेरेंट के लिए। तो इसमें पहला पॉइंट ये है कि अगर तेज़ बुखार के साथ सर्दी खांसी हो रही है तो ये निमोनिया बनने की संभावना हो सकती है। अगर हल्की सर्दी खांसी है, नाक बहना है, मामूली सर में दर्द है, नाक या फिर गले का लालपन है, तो ये शुरुआती लक्षण हो सकते हैं कि निमोनिया बने या आगे जाके ना भी बने। लेकिन अगर फीवर बच्चे को लगातार आ रहा है तो हमको एकदम सतर्क हो जाना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि क्या बच्चा आगे निमोनिया में जाएगा या नहीं जाएगा। इस मौसम में खास करके हम अभी ओपीडीज में काफ़ी ऐसे बच्चे देख रहे हैं जो गले में दर्द और बुखार के साथ आ रहे हैं, लेकिन हमने जब उनको ढंग से एग्जामिन किया तो हमको पता लगा कि बच्चे में निमोनिया के लक्षण हैं और उनको एडमिट करके हमको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ा। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि जब ऐसा मौसम चल रहा होता है, बारिश का मौसम हो गया या सीज़न चेंज होता है, जैसे गर्मी से बारिश आई या बारिश से हम ठंड की तरफ बढ़ेंगे, तो ऐसे मौसम में सीजनल फ्लू जाहिर सी बात है बड़ों में बच्चों में भी होते ही होते हैं। तो वहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये नॉर्मल सर्दी जुकाम है या ये क्रॉनिक बन रहा है या ये सीवियर है, इसे अटेंशन की ज़रूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है आपने। तो इसका सबसे आसान उत्तर ये है कि कोई भी सर्दी जुकाम या बुखार अगर बच्चे की एक्टिविटी पे यानी बच्चे की दिनचर्या पर असर नहीं डाल रहा है तो ये नॉर्मल सर्दी जुकाम ही होना चाहिए 90%। लेकिन कोई भी ऐसा इन्फेक्शन है जिससे बच्चा बुखार के साथ बिस्तर पर है या फिर बहुत आलस के साथ है, उसको नींद ज़्यादा आ रही है या बच्चे ने खाना पीना छोड़ दिया है, तो ये प्राइमरी लक्षण हो सकते हैं कि बच्चा आगे निमोनिया के साथ हमारे पास पहुंचे या डॉक्टर के सामने दिखे। तो इसका पहला सबसे चीज़ जो पेरेंट्स को देखनी है वो ये देखनी है कि बच्चे की एक्टिविटी इससे इफेक्ट हो रही है नहीं हो रही है। इसका बहुत बेसिक एग्जांपल ये है कि पेरेंट्स हमारे पास ओपीडी में आते हैं और बोलते हैं कि बच्चे को खाली सर्दी जुकाम है, बच्चा स्कूल जा रहा है, बच्चा सारी एक्टिविटीज़ रेगुलरली कर रहा है, बच्चा सो बराबर रहा है और बच्चा खा बराबर रहा है, तो ये नॉर्मल मौसमी सर्दी जुकाम है जिसके लिए हमको बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ अगर पेरेंट्स यही बोलते हैं कि बच्चे ने स्कूल जाना छोड़ दिया है और इसका बुखार टूट ही नहीं रहा है और इसके रूटीन की दिनचर्या भी खराब हो गई है, तो हमको तुरंत इलाज स्टार्ट करके बच्चे को हॉस्पिटलाइज करना चाहिए और जो भी उसका ट्रीटमेंट है निमोनिया का वो हमको स्टार्ट उसी समय कर देना चाहिए। जी, तो डॉक्टर साहब, इन जो सिम्टम्स आपने बताए, इन सिम्टम्स को जज करने में, आइडेंटिफाई करने में देरी क्या वास्तव में घातक हो सकती है क्या? मैं इस सवाल का उत्तर देने के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण दूंगा। लास्ट वीक एक मेरे पास पेरेंट्स आए थे, उन्होंने कहा कि बच्चे को 8 दिन से बुखार है, हम उसको मुंह की दवाइयाँ दे रहे थे बट लेकिन अभी तक वो बुखार जा नहीं रहा है। जब हमने बच्चे को एडमिट किया, उसका एक्सरे किया हम लोगों ने, तो एक्सरे में लेफ्ट साइड का पूरा जो फेफड़ा था वो गल चुका था। बच्चे का उस समय सिर्फ काम राइट साइड वाले फेफड़े से चल रहा था। अब चूंकि 8 दिन से तो बुखार आ रहा था और उसके 3 से 4 दिन पहले से लक्षण शुरू हुए थे जो कि थे सर्दी, हल्की खांसी और बच्चे के सर में दर्द होना। पेरेंट्स ने वो शुरू के 4 दिन बच्चे के लक्षणों को नज़रअंदाज किया और 8 दिन तक जब बच्चा बुखार से जूझता रहा, उसके बाद 90 दिन हमारे पास लेकर आए। उसके बाद बच्चे की हालत बहुत गंभीर थी। बच्चा 15 दिन आईसीयू में रहने के बाद 16वें दिन हमने डिस्चार्ज किया है और वो निमोनिया बड़ा निमोनिया में कन्वर्ट हो चुका था। तो ये एग्जाम्पल देने का मेरा प्राइमरी मोटिव सिर्फ इतना ही है कि जो शुरुआती लक्षण हैं
वो एक बार जब दिख जाएं तो उसको हमको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर पेरेंट्स को कभी कभी समझ में नहीं आता कि ये नॉर्मल सर्दी जुकाम है या फिर ये निमोनिया के लक्षण है, तो आप सीधे डॉक्टर को, अपने नज़दीकी पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट कीजिए। वो आपको समझने में या समझाने में एक्सप्लेन करेंगे और आप उसके हिसाब से फिर आगे का ट्रीटमेंट कंटिन्यू कीजिए। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं एक सवाल ये और पूछना चाहूँगी कि पेरेंट्स को, क्योंकि बच्चों से ये एक्सपेक्टेशन करना तो खैर बहुत दूर की बात हो जाती है, लेकिन पेरेंट्स को ये कैसे समझें कि ये निमोनिया के लक्षण हैं और ये किसी फ्लू या एस्थमा के लक्षण हैं? दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो एस्थमा की अगर बात करें तो एस्थमा किसी इन्फेक्शन की वजह से नहीं होता है। एस्थमा का अगर हिंदी में अगर अपन अनुवाद करें तो जो सांस की नलियां होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। अब वो सिकुड़ती हैं कुछ कारणों की वजह से, जिसमें एक कारण इन्फेक्शन भी हो सकता है शुरुआत में, लेकिन प्राइमरीली जो एस्थमा है वो बाहर की चीज़ों की वजह से अंदरूनी कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से सांस की नलियां सिकुड़ना शुरू होती हैं, तो बच्चे को सांस लेने में और सांस छोड़ने में परेशानी आने लगती है। जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है ये लक्षण बच्चा टॉलरेट करता चला जाता है, लेकिन ये लक्षण जितनी जल्दी आते हैं उतना बच्चे को परेशानी में ज़्यादा डालते हैं। अब ये निमोनिया से डिफरेंट कैसे है? एस्थमा में आमतौर पे बुखार नहीं आता, निमोनिया में लेकिन बिल्कुल थंब रूल है कि बुखार आएगा, उसके बाद सर्दी जुकाम, उसके बाद सांस तेज बुखार आता है। एग्जैक्टली। सो बुखार, सर्दी जुकाम, सांस चलना, ये 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। जबकि एस्थमा में आप ऐसे पाओगे कि बच्चा अभी 11 बजे सुबह तक एकदम ठीक था, 12 बजे स्कूल से फोन आता है पेरेंट्स के पास कि आपके बच्चे की अचानक सांस चल रही है, तो इसको आप आके एक लेके जाएं। तो पेरेंट यही बोलते हैं आके कि सुबह 11 बजे तक बच्चा एकदम ठीक था और 12 बजे से बच्चे की सांस चलने लगी। तो एस्थमा हमेशा अटैक्स के रूप में आता है कि बच्चा एक दिन पहले तक ठीक होगा और आज बच्चे को ये अटैक आ जाएगा। तीसरी कैटेगरी होती है फ्लू, जो आपने बोला। तो ये वायरस वाली जो कैटेगरी है ये सीजनल होती है। ऐसा आमतौर पे देखा जाता है कि गर्मियों की सीजन में फ्लू वाले बच्चे कम आते हैं, बरसात में और उससे भी ज्यादा सर्दियों में ये ज्यादा आते हैं, जब फ्लू या वायरस मल्टीप्लाई होता है। और जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आपस में ट्रांसमिट होते हैं। स्कूल में एक बच्चे को अगर फ्लू का इन्फेक्शन है तो दूसरे तीसरे बच्चे को होना लाजमी है, क्योंकि बच्चे साथ में खेलते हैं, खाना खाते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए कुछ चीजें होती हैं, लेकिन एस्थमा जो है निमोनिया और फ्लू से एकदम डिफरेंट है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि फ्लू जो है वो जनरली ट्रांसमिट हो जाता है, चाहे बड़ों की बात हो चाहे बच्चों की हो, सभी में ट्रांसमिट होता है। बड़ों से बच्चों में भी लग जाता है, बच्चों से बड़ों में भी होता है। तो क्या निमोनिया और एस्थमा भी ऐसा है, ट्रांसमिटेड डिजीज है? देखिए, एस्थमा ट्रांसमिट नहीं होता है। एस्थमा एक ऐसी डिजीज है जो अंदरूनी केमिकल्स की वजह से बढ़ जाने की वजह से होती है। निमोनिया की बात करें तो निमोनिया डिपेंड करता है कि निमोनिया किस वजह से हुआ है, क्या वो बैक्टीरिया से हुआ है या वो वायरस से हुआ है। मैं इसको आपको बेस्ट एग्जांपल से समझाऊंगा, जो था कोविड। कोविड एक ऐसा वायरस था जो ट्रांसमिट हमारे रेस्पिरेटरी सीक्रीशंस की वजह से हो रहा था। अगर मेरे पास बैठा हुआ कोई व्यक्ति खांस रहा है तो उसके जो रेस्पिरेटरी सीक्रीशंस निकल रहे हैं और उसी एनवायरनमेंट में अगर मैं भी सांस ले रहा हूं तो मुझे भी कोविड होने की संभावना है। तो उस तरीके के इन्फेक्शन निमोनिया में जब कन्वर्ट होते हैं तो वो ट्रांसमिट हो सकते हैं। बैक्टीरिया की अगर बात करें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन आमतौर पे उन बच्चों को होते हैं निमोनिया जिनकी बीमारी से लड़ने की क्षमता थोड़ी सी कम होती है, एग्जैक्टली, जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं। तो वो कैटेगरी के बच्चे हमारे उस श्रेणी के बच्चे होते हैं जिनको न्यूट्रिशन या फिर जो दिनचर्या वाली खाने पीने वाली चीजें हैं वो कम होती हैं, वजन कम होता है, खून का लेवल कम होता है, उसमें हम बैक्टीरिया के निमोनिया केसेस ज्यादा देखते हैं। जी, और डॉक्टर साहब, जैसे कि आप कोविड की अभी बात कर रहे थे, तो कोविड और सीजनल फ्लू और या फिर हम कहें कोविड और ये निमोनिया, अस्थमा, ये सारी जो रेस्पिरेशन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स है, ये कितनी अलग हैं और कोविड ने हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम को कितना प्रभावित किया है? तो अगर हम कोविड की बात करें तो कोविड एक वायरल डिजीज थी। जी। अभी जो इन्फ्लुएंजा वायरस है वो भी एक वायरस है, लेकिन हर वायरस की अलग अलग कैटेगरी होती है। हर वायरस शरीर पे अलग तरीके से काम करता है और हर व्यक्ति की इम्यूनिटी यानी बीमारी से लड़ने की कैटेगरी भी अलग अलग होती है। हमने देखा कि हर व्यक्ति को कोविड नहीं हुआ जी, हर व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ जी, और हर व्यक्ति की मृत्यु भी नहीं हुई जी। लेकिन कोविड एक सीवियर फॉर्म का वायरस था जिसने हमारी इम्यूनिटी के साथ छेड़छाड़ करी और वो निमोनिया जाके बन गया। अभी जो मैं वायरस की बात कर रहा हूँ ये सीजनल फ्लू के वायरस हैं। ये इतने ज्यादा निमोनिया पैदा नहीं करते, लेकिन अगर बच्चे की बीमारी से लड़ने की क्षमता कम है तो आगे ये बड़े निमोनिया में कन्वर्ट हो सकते हैं जी। आपका दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि कोविड
ने हमारे ऊपर क्या छाप छोड़ी है जी। तो पहली चीज तो मैं बता दूं कि कोविड पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। जी जी। अभी भी वो हमारी सोसाइटी में हमारे बीच ही है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी काफ़ी कम हो गई है। इसका मतलब ये है कि आज अगर मैं बात करूं तो जयपुर शहर में हो सकता है कि 1 या 2 पेशेंट को कोविड हो, लेकिन उसके सिम्टम्स एकदम नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन जैसे हों, बहुत सीवियर सिम्टम्स नहीं है। पहले वाला जो कोविड था वो स्ट्रेन दूसरा था, उसमें बहुत सीवियर फॉर्म था और सीवियर निमोनिया की कैटेगरी में वो आता था, लेकिन आज वाला कोविड हमारा सीवियर फॉर्म का कोविड नहीं है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कोविड जो है अभी सीवियर फॉर्म का नहीं है, और एक वक्त था उस वक्त जब कोविड अपने पीक पर था, तो उसे तोड़ने में, उसे काटने में, उसे कमजोर करने में सबसे बड़ा रोल वैक्सीन का भी माना गया। डॉक्टर्स का तो नो डाउट है ही, लेकिन वैक्सीन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो मैं अगला सवाल आपसे ये लेना चाहूंगी कि ये जो रेस्पिरेशन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली अगर बात करें इन्फ्लुएंजा की, तो वैक्सीन कितनी मददगार साबित होती है? क्योंकि अर्ली एज में जो वैक्सीनेशंस होते हैं वो कहा जाता है काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप इन्फ्लुएंजा को लेकर और ये इन वैक्सीन्स को लेकर बताएं कि कितना इंपॉर्टेंट है और किस हद तक बचाव करते हैं। तो वैक्सीन की अगर बात करें तो इन्फ्लूवैक नाम से एक वैक्सीन है जो इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की गाइडलाइंस में भी आती है। ये वैक्सीन हमको हर साल एक बार बच्चे को लगवाना होता है। जब पहली बार लगती है तो ये 2 डोज लगते हैं, उसके बाद एवरी ईयर सिंगल डोज हम बच्चे को लगवा सकते हैं। इस वैक्सीन का फ़ायदा ये है कि जब भी कोई इन्फ्लुएंजा वापस से बच्चे को अटैक करेगा तो ये वैक्सीन उससे लड़ने में हमारी मदद करेगी। इसको सीधे शब्दों में समझा जाए कि जिस एक बच्चे को वैक्सीन नहीं लगी है उसमें इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन होगा तो थोड़े ज़्यादा सिम्टम्स आ सकते हैं। दूसरी कैटेगरी के बच्चे हैं जिनमें वैक्सीन लगा हुआ है तो उसमें थोड़े से सिम्टम आएंगे, बच्चा कम परेशान होगा, फीवर की इंटेंसिटी कम होगी, सर्दी जुकाम कम होगा, कम इफेक्ट करेगा। मैं इतना बोल सकता हूं कि 80% तक कम इफेक्ट करेगा, और ये हमको हर साल लगवाना होता है। तो डॉक्टर साहब, इन्फ्लुएंजा की जो वैक्सीन है क्या ये गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करती है, और क्या हमारे हॉस्पिटल में एमजीएच में ये अवेलेबल है? ये हमारे एमजीएच में बिल्कुल लगाई जा रही है, और ये इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का इम्यूनाइजेशन जो शेड्यूल है उसके अंदर ये बिल्कुल दी हुई है, और मैं ये सारे पेरेंट्स से बोलना चाहूंगा इसको बिल्कुल लगवाना चाहिए। और कौन सी एज से स्टार्टिंग करनी, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन सी एज से इस वैक्सीन को लेना स्टार्ट करना है? जी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली चीज तो ये कि अगर किसी बच्चे को वैक्सीन नहीं लगी है तो वो किसी भी एज से स्टार्ट कर सकता है। 3 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का है, लेकिन अगर शुरुआत से वैक्सीनेशन की हम शेड्यूल की बात करें तो 14-15 महीने के बाद से हम इस वैक्सीन को लगवाना स्टार्ट कर सकते हैं। सीधे सीधा अर्थ ये है कि जब बच्चा बाहर निकलना शुरू करता है सोसाइटी में तभी वो इन्फेक्शन के साथ इंटरेक्शन करता है और तब उसको वैक्सीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जी, तो डॉक्टर साहब, अगर अर्ली एज में जैसे 4 साल या 5 साल तक के बच्चे को से फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन नहीं लगी है, तो अगर वो अब स्टार्ट करें तो क्या उतनी ही इफेक्टिव रहेगी वो वैक्सीन? बिल्कुल, तो जैसा कि मैंने बताया कि कभी अगर वैक्सीन नहीं लगी है तो शुरुआत में 2 डोज लगाए जाते हैं और उसके बाद हर साल 1 डोज हमको लगाया जाता है। हर साल जो नया वैक्सीन आता है उसमें स्ट्रेन में थोड़ा सा चेंज होता है वैक्सीन के हिसाब से और वायरस के हिसाब से, तो एवरी ईयर सिंगल डोज बच्चे को लगवाना चाहिए। डॉक्टर साहब, देखिए कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो हेरिडिटिकल भी होती हैं, या ऐसी बीमारियां जैसे डायबिटीज़ ले लीजिए, या इसके अलावा भी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे पेरेंट्स को या एंसेस्टर्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स को है, तो उसके चांसेस होते हैं कि बच्चे में होने के चांसेस हैं। तो ये रेस्पिरेशन से जुड़ी हुई जिन प्रॉब्लम्स पर हम आज बात कर रहे हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, स्पेशली अस्थमा की अगर बात करूं, तो क्या ये भी आगे ट्रांसफ़र हो रही हैं पीढ़ियों में, या इसके चांसेस नहीं होते? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इनका। अस्थमा की अगर मैं बात करूं तो अगर फैमिली हिस्ट्री अस्थमा की है, मैटरनल साइड या पैटर्नल साइड, तो बच्चे में होने की कुछ % संभावना रहती है। इसका अर्थ ये है कि बच्चे को पहली बार अस्थमा का कब अटैक आएगा ये हम पहले से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन बच्चे को आगे अटैक आने की ये संभावना कुछ % में बनी रहती है। तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि जब भी पहली बार ऐसा बच्चे को देखें कि सांस चल रही है या कुछ इस तरीके के सिम्टम है तो तुरंत हमको डॉक्टर को बताना चाहिए, और डॉक्टर को फैमिली हिस्ट्री भी बतानी ज़रूरी है कि हमारे परिवार में ये अस्थमा की हिस्ट्री है। लेकिन हिस्ट्री का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि बच्चे में अस्थमा ज़रूरी है होना। कुछ % में ऐसा भी देखा गया है कि बच्चे एकदम स्वस्थ रहते हैं, वो वयस्क बन जाते हैं, उसके बाद भी उनमें अस्थमा के लक्षण नहीं मिलते, और कुछ में ऐसा भी देखा गया है कि फैमिली हिस्ट्री नहीं होती है उसके बावजूद भी बिल्कुल। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि फैमिली हिस्ट्री हो तो अस्थमा हो या वाइस वर्सा। जी,
हेरिडिटिकली कितना अफेक्ट करता है अस्थमा और रेस्पिरेशन से जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियां हैं या प्रॉब्लम्स हैं। अब मैं आपसे एक पूछना चाहूँगी कि से फॉर एग्जांपल कोई प्रेग्नेंट मदर है, प्रेगनेंसी में अस्थमा डेवलप हुआ या फिर सांस से संबंधी, रेस्पिरेशन से संबंधी कोई बीमारी या प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो उसके कितने चांसेस हैं कि वो बेबी में ट्रांसफ़र होगी? रेस्पिरेटरी कोई भी डिजीज़ किसी प्रेग्नेंट फीमेल में अगर होती है, मान के चलिए कि लास्ट ट्राइमेस्टर में हो रही है या फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो रही है, तो एस्थमा जैसी डिजीज़ का बच्चे के फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मदर को एस्थमा है प्रेगनेंसी के टाइम पे या नए सिम्टम्स आए तो जो बच्चे का जन्म होने वाला है उसको भी एस्थमा हो जाएगा, ये मैंने पहले भी बोला। सिमिलरली अगर माँ को निमोनिया डेवलप हो गया है, ऐसा भी देखा गया है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में निमोनिया डेवलप हो जाता है कभी कभी, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जो नवजात बच्चा होगा उसको निमोनिया हो जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत रिस्क रहता है कि जब बच्चा गर्भ में है तो हमको बीमारियों से बचना है, लेकिन निमोनिया बनेगा या नहीं बनेगा ये पहले से हम नहीं कह सकते। और एलर्जी और फ्लू, क्या ये भी रिस्क फ्री रहता है बच्चे के लिए या अफेक्ट करने के चांसेस बढ़ते हैं? उस समय एलर्जी का ऐसा कोई भी कंपोनेंट नहीं होता कि जो बच्चे को आगे इफेक्ट करे, लेकिन अगर माँ में पहले से हिस्ट्री है एलर्जी की तो हो सकता है कि बच्चे में आगे जाके एलर्जी के सिम्टम्स आएँ, लेकिन ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जितने सीवियर माँ में सिम्टम्स आएँ उतने ही बच्चे में आएँ। जी डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं नवजात शिशुओं की। जैसे इमीडिएट बर्थ के बाद में भी ऐसा कई बार देखा गया है कि बच्चों में निमोनिया हो जाता है, और कई बार ऐसे भी केसेस देखे हैं कि सीवियर निमोनिया बच्चे में है, 4 दिन का बच्चा, 15 दिन का बच्चा, 10 दिन का बच्चा। तो इससे किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, किस तरीके से आप स्टडी करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, टेस्ट कैसे होते हैं? क्योंकि बहुत जाहिर सी बात है, छोटा सा बच्चा है तो प्रॉब्लम भी उतनी ज़्यादा होती होगी ट्रीटमेंट में। जी, तो जो नवजात बच्चे होते हैं उसमें प्राइमरीली कंप्लेन ये होती है क्योंकि ना वो खांसी कर सकते बड़े के बच्चे की जैसे, उनमें बुखार आना शुरू होता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट कंप्लेन है, जो मदर्स को ध्यान रखने वाली बात है, वो ये है कि बच्चे ने दूध पीना छोड़ दिया है। जी, ये प्राइमरी कंप्लेन के साथ जब बच्चा आपके ओपीडी में आता है तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि बच्चे को कहीं कोई रेस्पिरेटरी डिजीज तो नहीं है। अब नवजात वाले बच्चों में ये 2 कैटेगरी के निमोनियाज मेनली देखने को मिलते हैं, इन्फेक्शन एंड नॉन इन्फेक्शन। इन्फेक्शन वाले जो होते हैं वो बच्चे जब घर जाते हैं तो सोसाइटी से इन्फेक्शन पकड़ के आ सकते हैं, उसमें निमोनिया डेवलप हो जाता है। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है स्ट्रक्चरल एनामली। इसका मतलब ये है कि फेफड़े की बनावट में कोई खराबी है जिसकी वजह से बच्चे को निमोनिया डेवलप हो गया। इसका इन्फेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जन्म नॉर्मल होता है और जन्म होने के 24 से 48 घंटे बाद उनको सांस चलना स्टार्ट होती है। जो वो दूध पीते हैं वो सांस की नली में जाना स्टार्ट होता है और वो फेफड़ों में जाके इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है, जिसको हम निमोनिया भी बोल सकते हैं। उसके ट्रीटमेंट में हमको सबसे पहले ये देखना है कि किस जगह बनावट में डिफेक्ट है और उसको क्या ऑपरेशन से ठीक किया जा सकता है कि या हम कुछ दिन वेट कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, वो हम करवाते हैं और उसके बाद एंटीबायोटिक हम स्टार्ट करते हैं उस निमोनिया के लिए जिससे बच्चा प्रभावित हुआ है और उसके हिसाब से आगे का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो डॉक्टर साहब, जैसे डिलीवरी के बाद में 2 से 4 दिन या कभी कभी 5 दिन तक हॉस्पिटल में बच्चा रहता है, तो तब तक तो डॉक्टर्स की केयर में है, लेकिन घर जाने के बाद क्या ये अलार्मिंग साइन है कि बच्चा दूध प्रॉपर तरीके से नहीं पी पा रहा है? बिल्कुल। शुरू के 3 से 4 दिन में मदर को पता लग जाता है कि बच्चे की दूध पीने की साइकिल क्या है। जी, और ये साइकिल 1 महीने तक तकरीबन यही रहती है, उसके बाद बदलना स्टार्ट होती है। तो अगर बच्चा दिन में 4 से 6 बार दूध पी रहा है और मदर को अमाउंट भी पता लग जाता है कि इतने इतने अमाउंट पी रहा है और अचानक ही मदर ने बोला कि ये शाम से दूध पीना इसने छोड़ दिया है, ये बहुत सुस्त है और इसने आंखें नहीं खोली हैं, तो ये अलार्मिंग साइन है कि बच्चे को कोई ना कोई इलनेस है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो निमोनिया ही हो, और कोई लक्षण भी हो सकते हैं। तो इस सूरत में जल्द ही अपने पीडियाट्रिशियन से संपर्क करें और उनको बताएं कि क्या प्रॉब्लम है जिससे वो बीमारी पकड़ सके। जी डॉक्टर साहब, एक पेरेंट्स में ये प्रॉब्लम और चिंता देखी गई है, उन्हें ये लगता है कि एस्थमा हो गया तो ऐसी बहुत बड़ी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, ऐसे कैसे ट्रीट करेंगे, इनहेलर शुरू हो गए, वो कभी जीवन भर बंद नहीं होंगे। तो ये मिथ है या सच है, इस पर आप थोड़ा सा अपना क्लैरिफिकेशन दें। 50% ऑफ पेरेंट्स ये सवाल पूछते हैं कि जब हम बच्चे को इनहेलर स्टार्ट कर देंगे अगर आज की डेट में, तो हमारे घर वाले ये बोल रहे हैं कि इसकी तो आदत पड़ जाएगी और ये इनहेलर कभी जिंदगी भर नहीं छूटेंगे। तो ये बिल्कुल गलत है। एस्थमा ऐसी बीमारी है जिसको हमको कंट्रोल करके रखना है। अगर मैं सीधे शब्दों में उदाहरण दूं तो ये डायबिटीज़ जैसी है। डायबिटीज़ को अगर आप कंट्रोल करके रखेंगे तो ये जीवन भर कभी परेशान नहीं करेगी, लेकिन अस्थमा को अगर हमने कंट्रोल प्रॉपर तरीके से नहीं किया
तो ये बच्चे की ग्रोथ में परेशानी डाल सकती है। बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा, बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी, बच्चे की हाइट नहीं बढ़ेगी, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, दिनचर्या सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। स्कूल परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने काफ़ी सारे अपने पेरेंट्स में ये देखा है, पेशेंट्स में ये देखा है कि उनकी कंप्लेन रहती है कि सर जब से अस्थमा डेवलप हुआ है बच्चे की पढ़ाई की स्कोरिंग गिरती जा रही है। तो अगर हम बच्चे को कंट्रोल करके रखेंगे, अस्थमा कंट्रोल होगा, तो पढ़ाई की परफॉर्मेंस क्या, बच्चे की खेल कूद वाली परफॉर्मेंस भी हम प्रॉपर रख सकते हैं, जिससे बच्चे के मेंटल ग्रोथ में भी इफेक्ट आ सकता है। तो डॉक्टर साहब, इनहेलर्स जब आप प्रिस्क्राइब करते हैं तो ये कौन सी स्टेज होती है? क्या अस्थमा जैसे ही जज हुआ या आपने फाइंड आउट किया इन्वेस्टिगेशन के बाद में, तो क्या अर्ली स्टेज पे ही इनहेलर स्टार्ट होते हैं या ये कुछ एक बाद में जाके ऐसा होता है? देखिए, इसका एज से कोई लेना देना नहीं है। इनहेलर में जो ड्रग होती है वो एक देने का तरीका है। इनहेलर वो ड्रग, अगर छोटा बच्चा है, अगर किसी बच्चे को उम्र में छोटा है, उसको अगर उस ड्रग की ज़रूरत है तो वो देने का तरीका बदल जाता है जी। बच्चा बड़ा होता है तो उसके साथ हम इनहेलर यूज़ करते हैं, लेकिन इनहेलर के साथ एक और सिस्टम होता है जिससे बच्चा उसको अच्छे से ले पाए। और बड़ा बच्चा होता है, एडोलेसेंट एज, यानी जो 12 साल 10 साल वाले बच्चे होते हैं, उनको हम डायरेक्टली इनहेलर यूज़ करने को देते हैं जी। तो ये ड्रग यानी दवा देने का तरीका है एक इनहेलर। और इनहेलर एक बार यूज करने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि बच्चे को ये आगे चीज कभी नहीं होगी या इसकी आदत पड़ जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हम सही समय पे दवाई स्टार्ट कर देते हैं और उसको मेंटेन करके चलते हैं तो ये दवा अच्छी कारगर सिद्ध होती है और उसके साथ साथ जल्दी ही हम बीमारी को कंट्रोल पा लेते हैं। और उसके बाद में क्या इनहेलर्स का यूज रुक जाता है? क्या रोक सकते हैं? तो ये इसका सीधा सीधा आंसर ये है कि ये डिपेंड करता है कि बीमारी किस कैटेगरी में हमारे पास पहुंची है। माइल्ड फॉर्म है, मॉडरेट फॉर्म है या सीवियर फॉर्म है। सीवियर फॉर्म में हमने देखा है कि कई बार 2-2 इनहेलर और एक मुंह की दवाई के साथ साथ हमको बीमारी को कंट्रोल करके रखना पड़ता है। फिर एक बार जब ये बीमारी कंट्रोल हो जाती है उसके बाद हम धीरे धीरे दवाइयों को विड्रॉ करना स्टार्ट होते हैं, और एक बार जब पूरी तरीके से विड्रॉ हो जाते हैं तो फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की मदद से हम अस्थमा को दूर रख सकते हैं। लाइफस्टाइल की आप बात करें डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि लाइफस्टाइल जो आजकल की है उसने किस हद तक इस प्रॉब्लम को बढ़ाया है? क्योंकि जाहिर सी बात है इतने केसेस शायद आज से 5 साल पहले या 3 साल पहले या 8 साल पहले नहीं होंगे, और जैसे जैसे लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है ये केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। तो आपका जो एक्सपीरियंस है पुराना, उसमें आपने किस तरीके के केसेस में इसका ग्राफ बढ़ते या घटते देखा है? देखिए, जो अस्थमा वाली कैटेगरी है पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में, वो ये ग्राफ धीरे धीरे बढ़ रहा है जी। इसका सबसे ज़्यादा कोरिलेशन जो देखा गया है वो ओबेसिटी से देखा गया है, यानी बच्चों में मोटापा। हमने पिछले कुछ सालों में ये देखा है कि बच्चे बाहर खेलने नहीं जाते हैं, घर में खेलते हैं, या उनके पेरेंट्स उनको बोलते हैं कि बाहर मत जाके खेलो, घर के अंदर ही खेलो। तो इस चीज़ से मोटापा या ओबेसिटी जिसको हम कहते हैं वो धीरे धीरे बढ़ रही है जी। इसका कोरिलेशन सीधा सीधा अस्थमा से है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि एक बार अस्थमा अगर डेवलप हो जाता है तो उसके बाद हमको इसको कंट्रोल करना है। लेकिन अगर हम मोटापा या फिर जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जो मैंने बात करी, हमको बच्चे को बाहर के एनवायरनमेंट से भी एक्सपोज करवाना होता है। आउटडोर एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इससे वेट कंट्रोल में रहेगा, इससे रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो फंक्शन है वो अच्छा चलेगा, और ये हमको हर बच्चे को करवाना है। स्कूल एक्टिविटीज़ में बच्चा पार्टिसिपेट नहीं करते, स्कूल एक्टिविटीज़ अगर होती हैं तो बच्चा कहता है कि मैं ऐसा पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, तो बीइंग अ पेरेंट मैं आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चे को प्रोत्साहन करें, मोटिवेट करें कि वो आउटडोर एक्टिविटीज़ को भी बढ़ाएं। बच्चे की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब ये भी बताएं कि ऐसे कौन से प्रिवेंशंस हैं, ऐसी कौन सी होम रेमेडीज़ हैं जिनका अगर हम शुरुआत से ही ध्यान रखें बच्चों के लिए तो ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जैसे कि आजकल कई पेरेंट्स की ये भी शिकायत रहती है कि बच्चा हमारा दिन भर एसी में रहता है, इस वजह से इसको प्रॉब्लम, क्या वास्तव में एसी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, या इसके अलावा और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ती है? तो पहली चीज़ तो मैं ये एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एसी का निमोनिया से या अस्थमा से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। लेकिन एक बार जब बच्चे को अस्थमा डेवलप हो जाता है उसके बाद हमको ये देखना है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमको बहुत ज़्यादा ठंडे एनवायरनमेंट में या बहुत ज़्यादा गर्म एनवायरनमेंट में नहीं रखना है। हमको कोशिश ये करनी है कि मॉडरेट एनवायरनमेंट रहे, रूम टेम्परेचर हम बना के चलें, जैसे हम 26 to 28 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। हम ये ना करें कि बच्चे को बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पिलाएं। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉस, केचप, कलर्स
चॉकलेट्स, ये सारी चीज़ें उस बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इससे हम बच्चे को थोड़ा सा दूर रखें। तो एसी और कूलर का कोई लेना देना नहीं है, टेम्परेचर मैटर करता है। एग्जैक्टली। तो रूम टेम्परेचर हमको मेंटेन करके रखना है 26 to 28 डिग्री। ऐसा ना करें कि अभी बच्चा 42 डिग्री से खेल के आया है और बच्चे को हम 16 डिग्री में अंदर से आके बैठा दें, तो ये भी बच्चे के रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए घातक हो सकता है। जी, और डॉक्टर साहब इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट एक ये भी पॉइंट है कि हम शुरुआत से कौन सी होम रेमेडीज ऐसी कर सकते हैं? क्या कोई एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जिससे हमारा जो रेस्पिरेशन सिस्टम है वो अच्छा वर्क करता रहे? जैसे कि जॉगिंग हम डेली करेंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, तो क्या इसी तरह के तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए? बिल्कुल, जैसा कि अडल्ट्स में हम लोग बोलते हैं कि आपको कार्डियक एक्टिविटी करनी चाहिए, जिससे हार्ट को थोड़ा सा हम इंड्यूस स्ट्रेस दें, जिससे वो एक उसकी फंक्शनिंग अच्छी हो। उसी तरीके से रेस्पिरेटरी मसल्स होती हैं। अगर एक बच्चा बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ या फिर कोई भागा दौड़ वाला खेल नहीं खेल रहा है, तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को फुल कैपेसिटी से यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसको अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो वो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी बच्चे की जब इलेबोरेट नहीं होगी तो आगे जाके वो बच्चे को परेशान कर सकती है, खासकर उन बच्चों में जिनमें एस्थमा रिलेटेड डिजीजेस होती हैं। तो आउटडोर एक्टिविटीज करना, खेलना कूदना, दौड़ना भागना, ये उतना ही जरूरी है जितना बच्चे का पढ़ाई करना जरूरी है। तो मैं ये बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूँ कि आउटडोर एक्टिविटीज को बढ़ावा हमको देना चाहिए जी। ये ओवरऑल हेल्थ के लिए भी काफी बेनिफिशियल है। डॉक्टर साहब इसके अलावा कुछ होम रेमेडीज, अगर जैसे हल्की फुल्की प्रॉब्लम्स हो रही हैं बच्चे को, तो क्या घरेलू उपचार भी दिया जा सकता है, या फिर ये कहूँ कि जो ट्रीटमेंट मेडिकली चल रहा है उसके साथ साथ ऐसे कौन से उपचार हैं जो मददगार साबित होंगे ट्रीटमेंट में भी? तो होम रेमेडीज़ की जहाँ तक बात करें तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके क्वेश्चन होगा, लेकिन मैं फिर भी इसका आंसर दूंगा जी। होम रेमेडीज़ की अगर बात करें, मैं आपकी परेशानी थोड़ा दूर कर देती हूँ। अगर होम रेमेडीज़ हमें यूज़ करनी है तो क्या हम डॉक्टर की सलाह से ऐसी कौन सी होम रेमेडीज़ है जो यूज़ कर सकते हैं? तो अगर बच्चा 10 से 12 साल का है तो हम स्टीम इनहेलेशन उसको दे सकते हैं। ये बहुत कारगर साबित होता है, खासकर की जो कॉमन कोल्ड वाली जो सिम्टम्स होते हैं, सर्दी जुकाम। लेकिन मैं ये पेरेंट्स को बिल्कुल क्लियरली बताना चाहूँगा कि स्टीम वाली जो चीज़ है उसी बच्चे को दें जो इसको कंट्रोल कर सके, वरना बच्चा जल भी सकता है। तो ये पेरेंट्स के निगरानी में होनी चाहिए, और 10 से 12 साल के ऊपर का बच्चा बड़ा हो तो ही देने चाहिए। अदरवाइज नॉर्मल हम हॉट या वार्म सूप्स बच्चे को दे सकते हैं, खासकर उन कंडीशन में जब बच्चे को नॉर्मल सर्दी जुकाम होता है। जी डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन मैं और आपसे लेना चाहूँगी कि आपका जो एक्सपीरियंस रहा है इस फील्ड का, उसमें आपने क्या वॉच किया है कि किस तरह की लापरवाहियाँ पेरेंट्स कर रहे हैं या बच्चे कर रहे हैं, जिस वजह से ये केसेस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? तो एक्चुअली जब कोविड भी था उस समय भी गवर्नमेंट ने जब मैंडेटरी किया कि मास्क पहनना चाहिए, तो वो एक वजह थी उसकी कि हमको क्यों मास्क पहनना है, जिससे हम रेस्पिरेटरी सीक्रेशन आपस में ट्रांसमिट ना हो। तो अगर घर में किसी बड़े को निमोनिया होता है या बड़े को सर्दी जुकाम खांसी है, तो उस बड़े से मैं आग्रह करूंगा कि वो घर के बच्चों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखे। अगर वो मदर है तो उतना पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन फादर है या ग्रैंडफादर हैं तो घर में भी आप कॉटन का मास्क लगा के रहें। और अगर बच्चा बड़ा है, पर्टिकुलरली वो कॉमन प्लेसेस पे अगर जा रहा है, तो वो कॉटन का मास्क यूज कर सकता है। स्कूल में भी अगर उसको सर्दी जुकाम है, जिससे दूसरे बच्चों को सर्दी जुकाम वो ना फैलाए। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हैं और पेरेंट्स के लगभग सारे सवालों के आपने जवाब दे दिए हैं। जो लापरवाहियां पेरेंट्स कर देते हैं या बच्चे कर देते हैं, किस तरीके से क्योर की जा सकती है, प्रिवेंशन किया जा सकता है ताकि ऐसी समस्याएं ना हो, कब डॉक्टर के पास हमें जाना है, कब हमें सीरियसली इस प्रॉब्लम को लेना है। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर रूप शर्मा हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद थे, MGH से PICU के डायरेक्टर हैं, और विस्तार से उन्होंने इस टॉपिक पर जानकारी दी कि किस तरीके से लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से भी बच्चों में खासकर, न सिर्फ बड़ों में, बच्चों में खासकर रेस्पिरेशन से जुड़ी हुई समस्याएं बढ़ने लगी हैं। तो अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हेलो डॉक्टर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।